देश में लोकतंत्र है? लोकतंत्र नहीं के बराबर। सिक्योर जॉब में आप थे, आईआरएस ऑफिसर आप थे, एकदम रिस्क क्यों लिया पॉलिटिक्स में आने का? नौकरी करने का इरादा नहीं था, ये मजबूरियां थी, आर्थिक संकट था। 2003 में आपने आईजेपी बनाई थी, इंडियन जस्टिस पार्टी। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या था और क्या सिस्टम में रह के सोशल जस्टिस नहीं हो सकता था? मुझे भारत के समाज के बारे में समझ नहीं थी। हमने सोचा था कि इस देश में बहुत कुछ किया जा सकता है, एक परिवर्तन लाया जा सकता है। अच्छा, एक नेता के लिए पावर और प्रिंसिपल को बैलेंस करना कितना मुश्किल है? बैलेंस नहीं हो पाता, ईमानदारी की बात। डू यू फील लीडर्स हु स्पीक अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स are being systematically sidelined in Indian politics today? बेईमानी के सौदे में सबसे ज्यादा ईमानदारी का काम होता है। अच्छा डॉक्टर उदित राज, कोई ऐसा एक लॉ you would repeal immediately if you had power? हम सबसे पहलेंगे कि ईडी को खत्म करना चाहिए। वीकनेस क्या है कांग्रेस पार्टी की? आप बीजेपी के साथ भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, कमी होगी ना जिसको दुरुस्त करना है। एक तो टू लिबरल है, दूसरी बात है कि जो गुटबाजी बहुत। आपको अपने देश में बिगेस्ट थ्रेट क्या लगता है लोकतंत्र को लेकर? आज के समय में बिगेस्ट थ्रेट तो मिस्टर मोदी, आरएसएस। आज क्लियर कट में ज्योत्सना में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उदित राज। डॉक्टर उदित राज एक जाने माने राजनीतिज्ञ हैं। समय समय पर देखा गया है उनका राजनीतिक सफर किस तरह बदला है। शुरू में आईआरएस ऑफिसर थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे, फिर अपनी पार्टी बना ली, राजनीति में आने का सोचा। सबसे पहले बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उदित जी आपका। थैंक यू। सवाल मेरा सबसे पहले डॉक्टर उदित जी यही है, एक सिक्योर जॉब में आप थे, आईआरएस ऑफिसर आप थे, एकदम रिस्क क्यों लिया पॉलिटिक्स में आने का? बचपन से ही, या जब मैं स्टूडेंट था तब से ही नौकरी करने का इरादा नहीं था, ये मजबूरियां थी, आर्थिक संकट था। और यहाँ तक कि जो बेसिक ज़रूरतें थी, जब मैं स्टूडेंट था तो वो भी पूरा नहीं होती थी, घर से सपोर्ट नहीं मिलता था। ऐसी परिस्थिति में सिविल सर्विसेज को लिखना पड़ा, तो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया और इरादा के साथ कि 10-5 साल में जैसी परिस्थिति अच्छी होगी छोड़ देंगे। और एकेडमी में बैचमेट से मुलाकात हुई और वो भी आईआरएस, तो अभी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स पोस्ट से वो रिटायर हुई। तो 2 आईआरएस एक घर में। वैसे भी अगर 2 आईआरएस न भी होते तो हमारा इरादा नहीं था, हम जॉब में बहुत दिनों तक रहते। पेट पालने का काम तो सभी करता है, सिक्योर जॉब है, बेहतर पेट पाला जा सकता है, कुछ सुविधाएं हो सकती हैं, बिल्कुल, धन संपत्ति इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत तो उतनी नहीं होती। और जब कोई आदमी कैपेबल है, समझदार है, तो उसको समाज के प्रति जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। और दुनिया तो एक दिन सबको छोड़ना है, लेकिन इतना क्लिंगिंग होता है लोगों के पास, और जितने आदमी एज ढलती जाती है उतनी ज़्यादा उसको धन संपत्ति से अटैचमेंट बढ़ता जाता है। और एक दिन तो जाना ही है, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट, कोई चीज़ परमानेंट नहीं। लेकिन ये भाषणों में तो बात कही जाती है कि परमानेंट नहीं है और हर चीज़ बदल रही है निरंतर, लेकिन खुद के जीवन में लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि परमानेंट है। जिस तरह से अटैचमेंट है, भ्रष्टाचार है, झूठ बोलना है, और किसी तरीके से मतलब मार काट करके कुछ धन इकट्ठा करना, शक्ति इकट्ठा करना है, तो ऐसे लोगों को यह नहीं उस समय दिखाई पड़ता कि ये तो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, एवरीथिंग टेम्परेरी, इवन लाइफ इज आल्सो टेम्परेरी। कोई यही रही है, क्योंकि पहले मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, सोशल वर्क करता था, तो इरादा किसी भी तरीके से नहीं था कि मैं नौकरी करता। और सुझाव दिया हमारे साथियों ने कि बहुत आर्थिक संकट से आप घिरे हुए हैं, खाना भी नहीं मुहैया होता था। एक कभी ऐसा भी दौर आया कि एक वक्त खाना खा के ज़िंदगी गुजारना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में
आर्थिक उपार्जन की जरूरत पड़ी तो सिविल सर्विसेज में गया और फिर छोड़ दिया। कि 2003 में आपने आईजेपी बनाई थी, इंडियन जस्टिस पार्टी। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या था और क्या सिस्टम में रह के सोशल जस्टिस नहीं हो सकता था? मुझे भारत के समाज के बारे में समझ नहीं थी। जो मैं समझता हूँ या कुछ लोग समझते हो ऐसा समाज है नहीं। हमने सोचा था कि इस देश में बहुत कुछ किया जा सकता है, एक परिवर्तन लाया जा सकता है कि समान शिक्षा, अगर सबको समान शिक्षा दे दिया जाए तो देश की आधी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। न वेलफेयर की जरूरत पड़ेगी, न एडमिनिस्ट्रेशन की, न पुलिसिंग की। बहुत बड़ी बात। दूसरा है कि दो और फैक्टर हैं, सोशल फैक्टर हैं, जात विहीन और जो सेक्स सेग्रीगेशन है। महिला पुरुष में बड़ा सेग्रीगेशन है, दो दुनिया है करीब करीब। तो ये बड़ा अप्राकृतिक है, दूसरे समाजों में ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर है भी तो धर्म ने ऐसा किया या परंपराओं ने ऐसा किया। आप देखें कि पशु पक्षी भी जोड़े में ही रहते हैं, स्वभाव है। अस्वाभाविक बना दिया है कि हमारी परंपराएं ऐसी नहीं है। मैं तो गांव में पैदा हुआ, देखा कि औरत घर के डेहरी को नहीं क्रॉस कर सकती। मेरी माँ तो अक्सर यही कहती थी कि यंग जनरेशन की औरतें हैं जो बाहर चली जाती हैं और जो फेयर वगैरह लोकल फेयर होता है, फंक्शन होता है, वहाँ चली जाती। मैं तो अपने घर के चौखट को नहीं क्रॉस किया। इसमें उनको सम्मान लगता था, उस गुलामी का में सम्मान लगता था। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव के साथ इंडियन जस्टिस पार्टी फ्लोट किया था, लेकिन ये कोई सुनता नहीं, इसके समर्थक नहीं है। वो तो जाति चाहिए, कार्यकर्ता को फायदा कितना दे सकते हैं, आप कितना उसकी भावनाओं का शोषण कर सकते हैं। जो उसकी भावनाओं को पकड़ कर और वो कुएं में कूदने की बात कर रहा है तो वे कुएं में और ज़्यादा कूदने की बात करेंगे तो वो आपके साथ आ जाए। तो एक उदाहरण जैसे खाप पंचायत। अब खाप पंचायत के पक्ष में जो बात करेगा तो उसको तो हाथों हाथ ले लेंगे, जबकि एक मानवता के विरुद्ध है वो। मतलब हालत यह है कि पंचायत में सजा दे दी जाती है कि लड़की को मार दिया जाए, अगर दो जाति का है तो सजा दे दो और बहिष्कार कर दो, गांव निकाला कर दो। कितना अमानवीय बात है। बिल्कुल। लेकिन समाज की वो प्रतिष्ठा है, वो रीति और रिवाज है। अब इसके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको क्या वोट मिलेगा? और जाति को अगर महत्व नहीं देगा, जात के आधार पर गोलबंदी या मोबिलाइजेशन नहीं देगा तो जाति क्यों जुड़ेगी? एक जाति को दूसरे जात के खिलाफ पिच करना पड़ता। देखो उस जाति ने तुम्हारा हक मार लिया तो, और हमें हक नहीं मिल रहा है। ये पार्टी है जो हमारे जाति के टिकट नहीं देती। ये सारे चलते हैं। और जब आप नामांकन करें, मतलब मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो हालात ये हैं कि चुनाव जब लड़ने जा रहे हैं, नामांकन के दिन ही भारी व्यवस्था करना पड़ता है, खाने का, पीने का, गाड़ी का और म्यूजिक का, व्हीकल्स का। ये कौन वहन करता? पब्लिक थोड़ी वहन करती। तो उम्मीदवार वहन करता है या पार्टी वहन करती है। अब इसका सोर्स जो है पैसे का अगर पूछा जाए तो ब्लैक मनी अक्सर होता है। लेकिन ये सच्चाई है, लेकिन कोई बोलता नहीं। एक्सेप्टेड सच्चाई है। अच्छा, इस पे हम आगे बात करेंगे। मैंने आपसे पूछा था आईजेपी का कोर ऑब्जेक्टिव क्या था। आपने सबसे पहले जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करी, फिर जब आपने देखा अपने देश में तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत है, तो क्या आपने अपना माइंडसेट बदला? नहीं, क्योंकि आपको हमने दलितों की, ओबीसी की आवाज उठाते देखा। जाति विहीन समाज, समान शिक्षा, ये दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। बाकी तो कार्यक्रम
कॉमन ही होते हैं, लेकिन लिखने को तो कुछ लिख दो, पार्टी के ऑब्जेक्टिव में, संविधान में कुछ भी लिख दो, लेकिन प्रैक्टिस तो कुछ और ही होती। और मैं प्रैक्टिस करने चला तो असफल हो गया। तो लोग जो बैठ करके, मिडिल क्लास के लोग बैठ करके घरों में सोचते, अरे ये पॉलिटिशियन हैं, ये तो देश का ख्याल नहीं करते, अपना घर भरते हैं, इनको आता जाता नहीं कुछ है। जिसको आता जाता, जो पढ़ा लिखा है ना, वो फेल हो जाता। हार्वर्ड और आईवी लीग का पढ़ा हुआ अगर गांव का चुनाव लड़ने जाएगा तो हार जाएगा। वोट ही नहीं देंगे लोग उसको। वोट तो उसको देंगे जो उनके बीच हो, उनकी जाति का मेजॉरिटी वाला हो, जो पैसा खर्च कर सके, जो दारू पिला सके, जो खाना खिला सके। पढ़ाई लिखाई कहीं और काम आती है, ब्रॉडली ये है। लेकिन परसेप्शन क्या बना हुआ है? परसेप्शन अलग है। मिडिल क्लास फैमिली में आप हैं या अपर मिडिल क्लास में कोई, जो यहाँ पर वो जो राजनीति में नहीं हो, वो दूसरे तरह से देखते हैं। वो जबकि एक अलग ही पूरा दो पर्सपेक्टिव और परसेप्शन ही अलग अलग होता है। और 2003 से हम आपका राजनीतिक सफर देख रहे हैं। हैव यू एवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन योर प्रिंसिपल्स, ऑन योर पॉलिटिकल सर्वाइवल? बिल्कुल करना पड़ता है। कहाँ जो कहता compromise किया नहीं है? समझौता क्या है, वो झूठ बोल रहा है। ये उदित राज ने कहाँ समझौता नहीं, किया? हाँ देखिए, इसीलिए समझौता करना पड़ा कि बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए समझौता करना पड़ता। जब 2007 में हमने करीब 125 सीटों पर चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में, और एक बड़े स्टालवर्ट नेता थे बेनी प्रसाद बरना, उनका भी समाजवादी पार्टी के नाम से था, तो हम लोगों ने कोलिशन करके चुनाव लड़े। वोट नहीं आया, बहुत कम वोट आया, डिस्करेज हुए। 2012 तक आते आते हमें लगा कि नो, ये धन इकट्ठा करना और फिर लोकल समीकरण करना, फिर जात की गोलबंदी, ये सब हमारे बस का नहीं। तो हमने तलाश किया कि कोई और प्लेटफॉर्म मिले। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर तलाश करता रहा 2-3 साल तक, वहाँ पर कोई एंट्री नहीं मिली, रिस्पांस नहीं मिला। उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी। लेकिन फिर बीजेपी से ऑफर आया, बीजेपी से ऑफर आया, और बड़े टर्म्स एंड कंडीशन, जिस बात को मैं अभी भी समझता हूँ, पहले भी, कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी भागीदारी होनी चाहिए नौकरी में, इन्वेस्टमेंट में। इस पर सहमति बीजेपी किससे साथ बनी, तब मैं बीजेपी में आया। और यह नहीं कि मैं कोई बायोडाटा दिया या बीजेपी में काम किया जा करके, जमीनी काम किया उनका कार्यकर्ता बनकर, ऐसा करते ही नहीं। ये आपने कहा ना ऑफर आया। हाँ, तो ऑफर आया, और उन्होंने कोई बायोडाटा भी नहीं दिया। 2014 में उन्होंने अपना उम्मीदवार नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बना दिया। 10 आदमी को मैं नहीं जानता था नॉर्थ वेस्ट दिल्ली किधर है, कुछ एरियाओं का नाम सुना था। और पार्टी के हवा थी और जीत गया चुनाव। जीत गए चुनाव मोदी लहर में। हाँ, मोदी लहर में जीत गए चुनाव। और पिछले बार चुनाव अभी लड़े इंडिया गठबंधन से, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी थी। मुझे लग रहा था मैं 5 लाख वोट से जीतूंगा, इसलिए कि काम किया था। 27,000 लेटर लिखा था जब मैं एमपी था। कोई इतना लिख नहीं सकता। एक आदमी नहीं ऐसा लोकसभा में लगभग 60 लाख की आबादी में यह अंगुली उठा सकता था कि उसने मुझसे मिलना चाहा, मैं मिला ना, उसके काम का प्रयास न किया हो। प्रयास जरूर करता था, काम हो या ना हो, हो वो या अलग ना बात हो। है। तो लेकिन उसके ऊपर मुझे बड़ा विश्वास था। लेकिन जब चुनाव आता तो लोग तो धर्म पर आ जाते हैं, पार्टी पर आ जाते हैं। तब वो बाद में कहेंगे, वो पहले कहेंगे, वो बाद में कहेंगे अरे कैंडिडेट तो बड़ा अच्छा था। लेकिन उस समय, और दूसरी बात है, वोट चोरी भी रही। तमाम हमारे लोग जो वोट डालने गए, देखा उनका वोट ही कट गया था। तो मुझे लगता है ये वोट चोरी पहले से चल रही थी। अच्छा, एक नेता के लिए पावर और प्रिंसिपल को बैलेंस करना कितना मुश्किल है? बैलेंस नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। ईमानदारी की बात। कंप्रोमाइज, समझौता तो करना ही पड़ेगा। हमारा वातावरण, सामाजिक वातावरण ऐसा है। अब एक उदाहरण देता हूँ कि
मंगोलपुरी है, सुल्तानपुरी मेरे विधानसभा में असेंबली सेगमेंट है। दो लोगों के बीच झगड़ा होता है। एक आदमी जो गलत करता है वो भी आता है, एक आदमी जो सही करता है वो भी आता है। सही के साथ हम खड़े हो गए, गलत के साथ, तो गलत वाला एक दुश्मन हो गया और अपनी जाति, अपने परिवार, अपने मोहल्ले में वो हमारे खिलाफ मोर्चा खोल देगा। कितनी विकट परिस्थिति यहाँ होती है। कोई बलात्कारी भी आएगा तो ये तो नहीं कहेगा कि मैं बलात्कार किया हूँ। जो चोरी कर रहे हैं वो कहेगा नहीं, और मैं मान लो उसके लिए फ़ोन नहीं किया तो वो भी बुराई करेगा। बड़ा मुश्किल होता है बैलेंस करना। हमारा इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, भारत के समाज का जो निर्माण हुआ बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक है, व्यक्तिवादी समाज है, कम्युनिटी बेस्ड नहीं है। इसीलिए आपने ये देखा कि चाहे जितनी समस्याएं हो यहाँ, पोल्यूशन की है फॉर इंस्टांस, तो सब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और ये नहीं कि हम भी कुछ कर सके। जनता के हाथ में भी बहुत कुछ है। अब कूड़ा उठा करके फेंक देना घर के सामने, हाँ? अब उसको रोकने वाला होगा तो झगड़ा कर लेंगे, डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। अब एक जाति का काम है वो सारा कूड़ा करकट फेंकने का काम, बाकी जाति का काम है गंदगी करना। जाति व्यवस्था जो बनी हुई है हमारे, और मैं अक्सर देखा हूँ अभी, ये तो आप लठियन दिल्ली छोड़ दीजिए, बाकी चले जाइए, इतनी गंदगी, इतनी बदबू है। कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली के, इतने दिलों, मतलब है कि कौन कर रहा है। आदमी सोचता है कि हमारा ये घर है, हमारा ये चौखट है, दरवाजा, यहाँ का कूड़ा उठा करके अगल बगल फेंक देगा, बाकी की क्या जिम्मेदारी है। कोई बोल के दिखा तो उसी पर झगड़ा लड़ी हो जाएगा। अगर तो ये तो बड़ा मुश्किल होता है। और कोई आदमी चोर है, या मैं जमीन का बड़ा मामले आते रहते हैं। मान लो किसी ने 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया एग्रीमेंट कर दिया जमीन खरीदने, और आगे प्रॉपर्टी डीलर या ये जो सेलर है बेईमानी कर दिया। अब जिसका पैसा गया वो आया और मैंने पुलिस को कहा भाई इसको, तो दूसरा नाराज हो जाएगा। ये इतनी ईमानदारी से कोई बोलता नहीं। और ये बात 2019 में 18 में भी बोला था, उसकी वजह से ही शायद मोदी जी नाराज हुए थे। एक TV9 ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें मुझसे पूछा कि जितना निर्धारित पैसा है इलेक्शन कमीशन से, क्या इतनी में चुनाव सब लड़ लेते हैं? क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद में आपको लेखा जोखा पेश करना होता है। ठीक है, हाँ, और यही नहीं, डे टू डे मॉनिटरिंग होती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो आर डे टू डे मॉनिटरिंग होती है। करेंगे 10 करोड़ दिखाएंगे, 60 लाख या 72 लाख, 94 लाख ही दिखाएंगे। कौन नहीं करता? तो ये स्टिंग ऑपरेशन में आ गया, ऐसे गलत नहीं। फिर हमने कहा GST और ये जो नोटबंदी, ये डिजास्टरस है। अब सरकार को ये पता लग गया, सरकार नाराज हो गई और मैं सहमत नहीं होता था। मतलब आपने डिजास्टर्स कहा और मोदी जी नाराज हो गए? हाँ, ये बात फैली, वो क्यों नहीं होगा, नेचुरली पार्टी लाइन। तो सवाल इस बात का है कि मैं जानता हूँ कि प्रैक्टिकल भी होना, कुछ हद तक प्रैक्टिकल होया जाता है, लेकिन इतना प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए कि पूरा लूट के रख दीजिए। इतना प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए कि अडानी अंबानी ही पैदा कर दीजिए और बाकी सब बर्बाद हो जाए। तो कहीं ना कहीं समझौता करना तो पड़ता है। नहीं, so do you feel leaders who speak uncomfortable truths are being systematically sidelined in Indian politics today? Masses don't go with them, and masses इसी बेईमानी के सौदे में सबसे ज्यादा ईमानदारी का काम होता है। हर बेईमान अधिकारी हो, व्यापारी हो, लीडर हो, वो अपना स्टाफ चाहेगा ईमानदार हो। बेईमानी के व्यापार में, चाहे क्रिप्टो करेंसी का हो, जुआ का हो, शराब का मतलब बूटलेग का हो, और उसमें ईमानदारी बहुत होती है। उससे ज़्यादा ईमानदारी नहीं और जगह होती। नहीं, तो राजनीति में सर्वाइवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सच?
दोनों इम्पॉर्टेंट है। सर्च ऑफ सर्वाइवल जितना कर सकते हो करना चाहिए, मध्यम मार्ग करके करना चाहिए। जिस तरह का समाज है, और समाज बदलता दिख नहीं रहा, नहीं देखा। अब तो और ज्यादा पोलराइज है। ये तो समाज को बदलने की अब ये जिम्मेदारी हालत किसकी है? है कि अगर कहा जाए यहाँ भ्रष्टाचार है, कहें पहले भी भ्रष्टाचार था, अब इसका क्या? नहीं, वो तो जस्टिफिकेशन नहीं है, बट समाज नहीं को नहीं, बदलने की हर जिम्मेदारी तो इन नेताओं की है अब ना। तो मीडिया का यही है। नहीं, नेताओं की नहीं। किनकी है? नहीं, देखिए ऐसा, यही परसेप्शन गलत है। आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है कि दुनिया की किसी भी देश में जो रिवोल्यूशन और जो रिफॉर्म आया है, पॉलिटिकल लोगों से नहीं, भारत में पॉलिटिकल लोगों से उम्मीद की जाती है। हम अगर फ्रेंच रिवोल्यूशन देखें तो वहाँ बेसिकली मिडिल क्लास और इंटेलिजेंसिया है। ब्रिटेन का है बुर्जुआ रिवोल्यूशन हुआ, या रूस का है जो मजदूर क्रांति हुई है। क्या होता है कि जो मिडिल क्लास होता, जो इंटेलिजेंसिया होता, उसमें स्टूडेंट है, प्रोफेसर है, टीचर है, राइटर है, ऑथर है, उनकी जिम्मेदारी होती। पॉलिटिशियन तो स्टेटस कोइस्ट होता है, जो सत्ता में जाता है अपनी व्यवस्था के खिलाफ नहीं लड़ता है। तो या तो फिर ब्लड रिवोल्यूशन दूसरा रास्ता है, कम्युनिज्म का दूसरा रास्ता है। यहाँ पर खुद नहीं करेंगे। कोई एक दिन गांधी पैदा होगा, एक दिन अंबेडकर पैदा होगा, एक कोई महापुरुष पैदा होगा, ऐसा 1 लाख गांधी पैदा हो जाए, अम्बेडकर 1 लाख अम्बेडकर पैदा हो जाए और नेहरू जी पैदा हो जाए। जब जनता अपना पार्ट है, अपनी भूमिका न निभाए, तो नेता क्या कर लेंगे? ये तो कहने की बात होती है। तो मैं एक और उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले वर्ष टेलीकॉम सेक्टर में स्ट्राइक हुआ फ्रांस में। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी हवा देती है, पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी होती। मासेस को लगता है गलत है, मास आ जाती है सड़क पर। हमारे देश में नहीं, हमारे देश में गाय काट दी जाए, देखिए, हमारे जात के आदमी को मार दिया तो सारी जात इकट्ठा हो जाएगी। रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर कहीं कहीं इकट्ठा होता है। और तो मैं तो मुसलमानों को कहता हूँ खास तौर से, अब भाई उनका धार्मिक मामला हो, लाखों इकट्ठा हो जाएंगे। अखलाक का है, अभी अखलाक जो लिंचिंग उसकी हुई तो उसका केस विड्रॉ हुआ, 200 मुसलमान जंतर मंतर पर इकट्ठा नहीं हुए। आजम खान एक समाजवादी पार्टी के लीडर है, उन्होंने डुप्लीकेट पैन नंबर रखा और उनको, उनके बेटे को सजा हो गई। लाखों बीजेपी के कार्यकर्ता डुप्लीकेट वोटर कार्ड बनाकर यहाँ भी वोट दे रहे हैं और बिहार, उनको कोई सजा नहीं हो रही। लेकिन क्या 10-5 हजार मुसलमान आए सड़क पर? लेकिन वही अगर धर्म की बात होती, यही बात हिंदू में लागू होती, यही बात होती, तो जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जो रोजगार से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से, उसके ऊपर कहाँ है? ये साउथ एशिया में खास तौर से बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, इनका इस तरह का थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस। एक और एग्जांपल दूंगा, जॉर्ज फ्लॉयड, मेरा ख्याल 2019 या 20 का मामला है, और अमेरिका में 2 गोरे सिपाहियों ने मार दिया, वो अश्वेत था। और उसके बाद पूरी दुनिया में पूरे अमेरिका के अंदर आग लग गई। ये नहीं कि डेमोक्रेट्स, 2 ही पार्टी है वहाँ पर, रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में थी और ट्रंप उस समय प्रेसिडेंट थे, 2018-19 की बात है। पूरे, चाहे वो इंडियानापोलिस हो या कैलिफोर्निया हो, वाशिंगटन हो, स्टैमफोर्ड हो, यानी या सियाटल हो, कहीं भी हो, सारे पब्लिक सड़क पर आ गई। कोई पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज करने नहीं गई। उन्हें लगा कि ये रेसिज्म है, उसमें वाइड सेन। लेकिन यहाँ तो नेता जब तक आए, और यही नहीं, पब्लिक की भी समस्या हो तो भी नेता जाएगा, अपनी सुविधा देगा कि गाड़ी मैं दे रहा हूँ, नाश्ता देगा, तब पब्लिक को लाएगा। पब्लिक की ही बात को पब्लिक को ही मतलब ढोना पड़ रहा है, और स्वतः लोग निकल के नहीं आते। चाहे बेरोजगारी का मामला पेपर लीक का है, या तो भ्रष्टाचार का है,
या पानी गंदा आ रहा है, या पुलिस दमन है, या गंदगी पड़ी हुई है कहीं पर, रोड टूटी पड़ी हुई, महीनों रोड टूटी पड़ी हुई, जल भराव है। कोई काउंसलर करे तो कोई एमएलए करे या तो कोई नेता करे तो करे, मासेस जो जनता है तो इसीलिए कहा कि इंडिविजुअल, ये हमारा व्यक्तिवादी समाज है, सामूहिकता नहीं है, कम्युनिटी बेस्ड नहीं है, वो ये है। नहीं तो दूसरे देशों का जो आपने उदाहरण दिया वो बड़े एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और अगर जब नेता नेतृत्व करता हुआ दिख रहा है किसी भी प्रदर्शन का, तो एक ही बात है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सड़क पर उतरा है। बहरहाल, आपको अपने देश में बिगेस्ट थ्रेट क्या लगता है लोकतंत्र को लेकर? आज के समय में बिगेस्ट थ्रेट तो मिस्टर मोदी है, आरएसएस। और अभी देखिए बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, बीजेपी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में यहाँ होती, वो धरना प्रदर्शन भारत के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करते कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ। तो भाई बांग्लादेश एक छोटा सा देश, कितना शक्तिशाली देश है। वहाँ जमाते इस्लामी हिंद और आईएसआई अपना खेल कर गई, सत्ता परिवर्तन कर गई, तो प्रधानमंत्री और हमारी जो इंटेलिजेंस है और डिप्लोमेसी का पूरा फेलियर रहा। और आज हम तो बड़ी शक्ति हैं उनके मुकाबले में। हमारा रिलेशनशिप नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से विशेष है, मालदीव से विशेष है। यहाँ हमारी नज़र होनी चाहिए। अमेरिका के आसपास या चीन के आसपास कोई घटना हो जाए और उनके नज़र से न आए, और उनकी नज़र न पड़े, उस पर नियंत्रण न हो। और मिसेज इंदिरा गांधी ने जब अत्याचार बांग्लादेश के ऊपर हो रहा था, पाकिस्तानी जब कर रहे थे, तो बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गई और दो टुकड़ा हो गया। तो अभी क्या है कि भारत सरकार को हिंदुओं को बचाना चाहिए। हमें तो पीएम मोदी का घेराव करना चाहिए, सरकार का घेराव करना चाहिए कि आप हिंदुओं को क्यों नहीं। अब क्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करके हिंदू मुस्लिम यहाँ कर रहे हैं। देखो मुसलमान बड़े बड़े वो होते हैं, क्रूर होते हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं वहाँ पर। यहाँ भी हिंदू एक हो जाओ, यानी यहाँ भी वोट लेने का। यहाँ तो वेस्ट बंगाल में भी चुनाव आ गए। हाँ, यहाँ भी वोट लेने का। मैं हुमायूं कबीर पैदा हुआ है, मीडिया ने दिखाता हुमायूं कबीर पैदा ही ना हो कभी। हवा दे दे के मीडिया दिखा करके तमाम मस्जिद मंदिर बन रहे हैं, इग्नोर कर दे तो पब्लिक भी नहीं जुटेगी। अन्ना हजारे क्या था, अकेले ही तो था। अरविंद केजरीवाल हमारे से 2 साल जूनियर थे। मेरी पत्नी के साथ में उनकी पत्नी कमिश्नर थी, मेरी पत्नी 2 साल सीनियर कमिश्नर थी, जूनियर थे। हमें मालूम है, एक परिवर्तन संस्था चलाते थे, 10 आदमी नहीं थे इनके पास, लेकिन मीडिया उस समय लग गई कि अन्ना आ रहे हैं, जा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। पब्लिक जोड़ दिया और माहौल जोड़ दिया। उसी तरीके से बीजेपी ने क्या, हुमायूं कबीर को पैदा कर दिया। हवा दे देकर मीडिया में दिखाना बंद कर दें, देखिए जनता भी नहीं आएगी और मंदिर मस्जिद जिसको बनाना बनता रहे, तमाम बनते रहते हैं। तो मुद्दे पैदा किए जाते हैं। देश में लोकतंत्र है? लोकतंत्र नहीं के बराबर है लोकतंत्र। इसलिए कि लोकतंत्र अगर हो, आप ये देखिए कि 5 लोग, कई लोग तो जेलों में बंद हैं 5-5 साल से, जमानत नहीं हो रही है। अरे जमानत, देखिए जमानत जो होता है ये अधिकार है, एक्सेप्शन में होता है, एक बात है। दूसरी बात, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, धड़ाधड़ सब, वो चाहे राजनीतिक लोग हों चाहे व्यापारी हों, जो सरकार के साथ नहीं उन्हीं के ऊपर हमला हो रहा है। लोकतंत्र है। दूसरी बात है, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर आते नहीं हैं और पूरे सेशन में 2-3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए। अभी पार्लियामेंट चल रही थी, ऐसे लगता है कि जैसे सम्राट है, 3 दिन पहले चल दिए जहाज लेकर। अरे भाई 3 दिन बाद जा सकते थे। और मनरेगा जो गरीबों के लिए एक कानून था, उस कानून को ख़त्म कर दिया। कौन सा डेमोक्रेसी रह गई, कौन सा अकाउंटेबिलिटी रह गई? अच्छा डॉक्टर उदित राज, कोई ऐसा एक लॉ यू वुड रिपील इमीडिएटली इफ यू हैड पावर? देखिए ऐसा है कि हम सबसे पहलेंगे कि ईडी को ख़त्म करना चाहिए। ईडी को ख़त्म करना चाहिए? चूँकि और एजेंसियां हैं, और इनकम टैक्स की भी एजेंसी है, सफाईओ है, और एजेंसी जो ईडी को इमीडिएटली स्क्रैप कर देना चाहिए।
क्योंकि मैं यही पूछने वाली थी, आपके हिसाब से जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कितनी इंडिपेंडेंट रह पाई हैं अभी आज के टाइम इलेक्शन में? कमीशन का इंडिपेंडेंट कहना ही मतलब अपने आप में खुद का मजाक बना लेना है। इलेक्शन कमीशन तो 2 कदम और आगे है बीजेपी से, और जुडिशरी का हालत क्या है अब सभी जानते हैं कि एक जज ने जजमेंट दिया अडानी के खिलाफ, उसी दिन राजस्थान का मामला है, मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, ट्रांसफ़र हो गया उसका। तो कितना इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, उससे है। ब्यूरोक्रेसी तो लगता है कि एकदम लेट गई है। 10% लोग, मैं जो ये कहते हैं लोग कि किसी ब्यूरोक्रेट से मिले, अधिकारी से मिलो, या जज से मिलो, या किसी जिम्मेदार आदमी से मिलो, तो कहते हैं क्या करें, सरकार का दबाव बहुत है। मैं कहता हूँ 10% लोग दबाव ना मानने लगे तो मजाल नहीं कि सरकार गलत कर जाए। रीढ़ की हड्डी नहीं इस देश के लोगों में, केवल 10%। मान लेते हैं एक IRS, एक IAS, एक IPS, 10% भी अधिकारी अगर हो जाए कि नहीं हम कानून के तहत काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बस। लेकिन लालच, पैसे की लालच, पोस्टिंग की लालच जस्टिफाई करते हैं। क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो ट्रांसफर हो जाएगा। जाएगा। अगर इतने में रीढ़ में हड्डी हो जाए तो है नहीं। अच्छा, आप अभी ऑपोजिशन में हैं उदित जी। ऑपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड ऑल्टरनेटिव देने में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा लगता है। अब भाई देखिए, ऐसा है जब इंस्टीट्यूशंस का दबाव होता है, ईडी और इनकम से CBI से पिटवा करके तमाम लोगों को पार्टी में शामिल करा लिया, तो डर की वजह से सरकारें गिरी, डर की वजह से जो महाराष्ट्र में सरकार गिरी थी, वो तो 16-17 MLA थे जो ईडी के राडार में थे, तो मतलब है कि सरकार गिर गई। तो ये इस तरह का है, दबाव बहुत ज़्यादा है, और विपक्ष में कमी तो है ही है। खैर, तो उस कमी पे काम क्यों नहीं हो रहा? कमी का काम, उसके लिए मैं कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन कमी है, हम एक ऑब्जर्वर के रूप में कर सकते हैं, सलाह के रूप में कर सकते हैं, लेकिन कमी जरूर है। लेकिन उससे ज़्यादा कहीं परिस्थितियाँ ऐसी, मैं कहता हूँ अगर संविधान जब बन रहा था, अगर एक लाइन लिख दिया जाता, उसमें एक आर्टिकल जोड़ दिया जाता कि कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी होगी, इस देश में चू तक कोई न करता। और इमरजेंसी में मिसेज इंदिरा गांधी अगर चुनाव न कराती तो अभी तक वो कांग्रेस सत्ता में रहती। इस देश की जनता इस तरह से। अच्छा, अभी इंडिया अलायंस यही बोलता है कि हमारे पास नंबर हैं। ठीक है, इंडिया अलायंस के पास नंबर हो सकते हैं, लेकिन नैरेटिव कुछ जुदा नजर आता है और कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखता। नरेटिव का क्या मतलब होता है? कोई चीज आप सही कहिए तो कुल मिलाकर के कहें नेहरू जी के ऊपर डिबेट हो जाता है, और इंदिरा गांधी के आपने भी तो ये किया था। अब देखिए, हिंदू महासभा RSS का देश की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं। वंदे मातरम एक स्लोगन था देश की आज़ादी के लिए, यानी जिससे जो अंग्रेजों के साथ में हो वो आज नैरेटिव बदल रहा है, कर रहा है कि आपने जो बाकी स्टेंजा थे वो स्टेंजा मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ड्रॉप कर दिया। अब बताइए, जिसका कोई देश की आज़ादी से लेना न देना है, बल्कि अंग्रेजों के साथ थे, और गोलवलकर ने कहा भी था कि हमारा दुश्मन अंग्रेज नहीं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं और कम्युनिस्ट पार्टी है। तो आप ये देखिए, वो वंदे मातरम पर डिस्कशन कर रहे हैं जिस वंदे मातरम से उनका कोई संबंध ही नहीं था, जो बोला ही नहीं। जब मतलब है कि अब देश की जनता को व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा एक बड़ी ताकत होती है। हाँ, अरे लोग सोचते अच्छा तुष्टीकरण हुआ होगा। नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर तो खैर कांग्रेस पार्टी का नाम सबसे आगे रहा है, बट वीकनेस क्या है कांग्रेस पार्टी की? आप बीजेपी के साथ भी रह चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी में हैं, कमी होगी ना जिसको दुरुस्त करना है। एक तो टू लिबरल है, दूसरी बात है कि जो गुटबाजी बहुत है कांग्रेस पार्टी में। हाँ, बहुत गुटबाजी है। दूसरी बात है कि जो परफॉर्म न करें उनके खिलाफ इतना मानवीय दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए।
उनको रोटेट कर देना चाहिए या उनको मार्गदर्शन मंडल में भेजना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी जगह पर इफेक्टिव लोग लाना चाहिए। आपसे जितनी मेरी बातचीत हुई है, मेरे को लग रहा है कि आप ज़मीनी नेता हैं और ग्राउंड रियलिटी एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी में जो बड़े लोग हैं, हाई कमान है, वो ग्राउंड रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करता है क्या? नहीं, जानते हैं ग्राउंड रियलिटी। राहुल गांधी जी से ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी कौन जानेगा। 4000 किलोमीटर चले और लाखों लोगों से मिले। ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते। बहुत लोग एयर ड्राफ्ट हैं, एयर ड्राफ्ट भी हैं। एयर ड्राफ्ट के ऊपर एयर ड्राफ्ट जो ऊपर से आते हैं और जिनके पास लोग नहीं हैं, जो लोगों से जुड़े नहीं हैं, जो लोगों से मिलते नहीं हैं, जिन लोगों से मदद नहीं करता, सत्ता में जब नहीं है तो उनकी पब्लिक की सेवा करना पड़ेगा। सत्ता में हो तो मान लीजिए उस अटैचमेंट से पब्लिक, उसके वजह से पब्लिक जुड़ी रहे। सत्ता में नहीं रहे तो उनको आप चाय पूछिए, पानी पूछना पड़ेगा, उनके लिए टेलीफोन करना है, इलाज के है, उनका फ़ोन अवेलेबल रहना, दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। वो नहीं है, बहुत कम लोगों में है। मतलब सत्ता में नहीं है तो जनता का नहीं कुछ करना, राइट? नहीं नहीं, आप भाई अगर आप कोई मटेरियल भौतिक लाभ नहीं दे सकते तो कम से कम इमोशनल सपोर्ट तो दे सकते हैं, खड़े तो हो सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। ये कमी है। अच्छा, हम देख रहे हैं आर्थिक विकास के बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी कहीं ना कहीं नजर आती भारत है। में बड़ी सबसे चिंता ज्यादा है। बढ़ा सूडान और एक और देश है। इनइक्वालिटी भारत में ज्यादा बढ़ी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर 2047 तक रहेंगे तो इधर भारत बढ़ जाएगा, बाल्कनाइज हो जाएगा। देश को तो हालत खराब कर रखा है। 1% लोगों के पास 40% का वेल्थ है और 10% लोगों के पास 60% का वेल्थ है। इस देश का पूंजीपति और पैसे वाला 4% जीएसटी देता है। आम आदमी के जीएसटी, आम आदमी का कंट्रीब्यूशन जीएसटी में। धन किसके पास है? ये पोलराइजेशन जो हुआ, पहले एक एमआरटीपी हुआ करती थी, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। हम लोग सिविल सर्विसेज पढ़ते थे कि एक लिमिट से ज़्यादा किसी के पास धन हो तो उसका राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए। अब तो सरकार का जो धन है उसका निजीकरण होता जा रहा है। बताइए, जेएनपीटी बेच देना, मतलब ऐसे इससे हीरे बेचे जा रहे हैं औने पौने दाम पर के दिल रोता, लूट ले रहे हैं। तमाम सारी पीएसयू जो अच्छा कर सकते हैं और कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी को बैठाएंगे कि प्रोक्योरमेंट टाइम से नहीं होगा और उसका एक इक्विपमेंट बहुत लेट लाएंगे, लॉसेस दिखा कर। मान लो किसी पूंजीपति को कोई सामान खरीदना है या कोई इंडस्ट्री, कोई गवर्नमेंट की फैक्ट्री खरीदना है, जमीन खरीदना, प्रॉपर्टी, उसको 5 साल 6 साल 7 साल पहले से मिली भगत से, अधिकारियों से, नेताओं से मिले, उसको सिक दिखाते जाएंगे, अल्टीमेटली सिक करके खरीद लेंगे। सेल एक कंपनी है यहाँ पर गाजियाबाद में, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। उसकी जमीन इतनी कीमती है, उसको बेचा जा रहा था। जमीन, प्लांट, मशीनरी छोड़ दीजिए, अब उसकी गुडविल की कितनी कीमत है छोड़ दीजिए। वो जो लैंड है उसका 1/4 दाम भी नहीं मिल रहा था और बेच दिया गया था। ऐसे हर जगह लूटा जा रहा है देश को। वो तो मैं फाइनेंस का आदमी तो समझता हूँ, जानता हूँ इस चीज को किस तरह से, मतलब बेदर्दी से लूटा जा रहा है। नहीं, हमने शुरू में बताया कि 2014 में जब आप बीजेपी के साथ जुड़े थे, तो बीजेपी ने जब आपको ऑफर दिया था तो उसमें सबसे अहम बिंदु ये था कि प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी दलितों को। हाँ, तो आज क्या तस्वीर है कि अभी भी खाई है वो बनी हुई? अरे खाई क्या, वो तो ऐसा लगता है कि प्रॉमिस उनके लिए तो कुछ है ही नहीं है। वो तो प्रॉमिस का बैकआउट करने में, यू टर्न करने में, मतलब आरएसएस बीजेपी तो माहिर है, जैसे कि कभी वो चीज हुआ ही नहीं। इसीलिए मैं सवाल, अगर 500-600 बार हमने संसद में सवाल उठाया तो उसमें 300-400 ऐसे सवाल थे जो सरकार से सवाल थे।
सत्ता पक्ष का आदमी सरकार से सवाल करे बहुत कम होता। तो कई बार जो अपोजिशन थे तो कहते थे कई बार ऐसा लगता है जैसे कि आप हमारे तरफ से हमारे हमारे कोटा को पूरा करते हैं, क्योंकि जो मुझे उचित लगा मैंने किया। नहीं, बीजेपी मैं आपने क्यों बायस होके कहीं नहीं करता हूँ बीजेपी किसी क्यों से। छोड़ी थी? क्योंकि आप एक वोकल नेता हैं, नहीं, अच्छा बीजेपी बोलते हैं। इसलिए कि एक तो मतलब है कि दो बात है, ये हमें राज्यसभा भेजना चाहते तो लोकसभा नहीं लड़ाना चाहते थे। तो लोकसभा के लिए भी जो इस तरह से इन्होंने छल कपट किया कि लास्ट दिन तक पहले कहते रहे, इसलिए छोड़ दिया, ये कारण था। अच्छा, SC/STs को लेकर कई लॉज हैं अपने देश में, इन लॉज के बावजूद एट्रोसिटीज कम क्यों नहीं हो रही हैं? देखिए, लागू करने वाले तो लोग इंसान ही है ना। वैसे वीमेन प्रोटेक्शन की भी बहुत लॉज, तमाम सारे लॉज। तो नियत, कानून से बड़ा नियत होता है। तो कानून अ, एक ऐसा मकर जाल है कि अमीर जो है इस मकर जाल से निकल जाता है और गरीब फंस जाता है। तो कानून एक ऐसी चीज है कि हाथी निकल जाएगा लेकिन मच्छर भी फंस जाएगा इसके जाल से, कि आखिर में नियत और प्रभाव किसके पास है, और सदा रहा है, लेकिन नियत बहुत मैटर करती है। और ये रिजर्वेशन पर डिबेट को जानबूझकर पोलराइज क्यों किया जाता है? और अब रिजर्वेशन को बीजेपी आरएसएस लोग करते हैं, एक वर्ग है। देखिए, इस देश के अंदर कॉन्टिन्यूअस सिविल वार है, और इफ आई करेक्टली रिमेम्बर कि जब यहाँ सड़कें नहीं बनी थी, रेल वगैरह नहीं था और आवागमन का रास्ता नहीं था, तो हर एक गांव अपने आप में इंडिपेंडेंट था। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर मेटकॉफ ने कहा कि भारत में मैं तो विदेशी लगता ही नहीं, क्योंकि मैं भी यहाँ भी एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं है, एक गांव से दूसरे, एक जाति से दूसरे, उसी तरीके से मैं भी हूँ। हर जाति अपने आप में एक राष्ट्र है, ये देश है। मैं आपको बता दूं कि अगर नांगलोई है, अगर वो तेली समाज का है या जायसवाल है या जाटो समाज का, तो आजमगढ़ में, इलाहाबाद में उसके जाति में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, कैसा है उसका व्यापार बिजनेस, उसको पता होगा, पड़ोस का नहीं पता नहीं पता होगा। ऐसा समाज देखिए। तो मतलब है कि कितना इंडोगमस है समाज, कितना। और अभी किसी ने कहा कि इस देश में स्पोर्ट्समैन क्यों नहीं, एथलीट्स क्यों नहीं पैदा होते, साइंटिस्ट क्यों नहीं होते, टेक्नोक्रेट्स क्यों नहीं पैदा होते। 140 करोड़ का देश। मैं तो न्यूजीलैंड गया हूँ और उस क्रिकेट एकेडमी में भी गया, जहाँ जो न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन एक एमपी के सीट के बराबर है। जैसे मैं पार्लियामेंट में मेंबर था, तो मैं गया न्यूजीलैंड, तो पॉपुलेशन पूछा तो मेरे पार्लियामेंट के बराबर, और वो देश हमारे बराबर क्रिकेट खेलता है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स आर वेरी नाइस। तो वही कह रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण इंडोगमस समाज है। जात के अंदर ही शादी करेगा। तो होता है कि एंथ्रोपोलॉजी में एक कंसेप्ट है, उसको पढ़ाया जाता है कि जो डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं, एक होता है कि अच्छा जीन, दूसरा होता है खराब जीन। जब शादी में जात के अंदर शादी करेंगे तो खराब जीन मिल करके कमजोर औलाद पैदा करेंगे, और जब बाहर होता है तो ये नेचर का ऐसा है माइंडसेट कि है। फिर डोमिनेंट ट्रेट जो अच्छा जीन होता है वो क्रॉस होता है। इसलिए यहाँ पर तो इसीलिए लोगों का मसल फॉर्मेशन नहीं है, हाइट नहीं है, शक्ति नहीं है एथलेट्स में। तो जाति कितना नुकसानदायक है। तो एक इंडोगमस कंसेप्ट है। अगर मैं सिविल सर्विसेज में पढ़ा था, तो मैं बड़ा सोचता हूँ कि क्यों नहीं हमारे यहाँ कोई आज तक कोई धावक नहीं हुआ जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले ले। 140 करोड़, और छोटे छोटे देश में 50-50 गोल्ड मेडल ले जाते हैं, 10-10 गोल्ड मेडल ले जाते हैं। फिर भी हम विश्व गुरु हैं। हम झूठ में जीतते हैं, और जब हम विश्व गुरु हो ही गए तो हमें कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ ठीक है, बाकी तो सब बेकार है। गांव में मुझे कहावत थी, मैं सुनता था गांव में, क्या अरे अंग्रेज बड़े गंदे थे, नहाते नहीं थे। देखिए धारणा है गाँव में,
कितनी गलत धारणा है। ये नहीं जानते थे अंग्रेज जो है बाथटब में नहाते थे नमक डाल करके 1-1 2-2 घंटे। जिस तरह से बॉडी क्लीन हो जाती है हफ्ते 15 दिन में, वो बॉडी नहीं। और हमारा आदमी 1 लोटा पानी इधर डाला, ये डाला, यहाँ डाला रोज, हो गया। और कहा हमने तो हमने बाद में हमने कहा भाई ये बड़ा अजीब देश है, बड़ा अजीब समाज है भाई। उन्हीं को गंदा कह दिया। तो कहा हम विश्व गुरु हैं तो फिर तरक्की की जरूरत ही क्या है? और कांग्रेस के हिसाब से अभी हम विश्व गुरु नहीं बने। नहीं, कह रहा हूँ किसी के जब विश्व गुरु बन गए तो फिर कोई न साइंस क्या डेवलप करना, न टेक्नोलॉजी करना डेवलप करना, न स्पोर्ट में करना, न प्रोडक्शन में करना, कोई चुनौती ही नहीं। विश्व गुरु हम हैं। दिन भर झूठ बोलते हैं आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, और इनकी औलाद सब भिखमंगे की तरह, हमारे सब लोग भिखमंगे की तरह दरवाजे पर, कनाडा के दरवाजे पर, अमेरिका के दरवाजे पर खड़े हुए। भिखमंगों से भी ज़्यादा स्थिति खराब हो। उठाकर ग्रीन कार्ड, अभी कोई महिला गई थी ग्रीन कार्ड लेने को, उल्टा तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वो बुरा हालत। उसके बाद में कहेंगे कि हम तो विश्व गुरु। नहीं, तो सोचने का विषय है कि दूसरे देशों में देख रहे हैं हम इंडियंस, बहुत बुरा हाल है। मैं जाता हूँ, देखता हूँ, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। इंजीनियर वगैरह, अच्छा शिक्षित बेरोजगार जाकर के वहाँ पर अमेरिका में कंपनियों में अधिकारी हैं और ऊपर है तो कहते हैं हम देखिए हम रूल कर रहे हैं। ये शिक्षित बेरोजगार हैं भाई, ये रूल कर रहे हैं। ये बड़ा भ्रम है। अरे भाई अपना पेट पालने गए हूँ, देश के लिए तो गए नहीं। एक बार हुआ क्या कि अमेरिका में किसी ने कहा कि अपने देश की बात ही क्या है, भारत की जो संस्कृति है, रीति है, रिवाज है, बात ही क्या है। कहा अच्छा आपको ऐसा लगता? कहाँ? हम कहा वो सिलिकॉन वैली की बात। हम कहा आपके पास 10-20 मिलियन तो होगा ही। कहा आपकी दया से सब है, छोटी मोटी कम। हम कहा झक मारा रहे हैं यहाँ पर। भारत महान है, संस्कृति महान है, तुम्हारी कई पीढ़ियों खाएंगी। ये पैसा लेकर के जाओ भारत और बैंक में जमा करो, कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने संस्कृति से बड़ा प्यार करें। तो हिपोक्रेसी नहीं है? हिपोक्रेसी। इतनी हिपोक्रेट्स हैं यहाँ। मतलब क्रिटिकली बात करना, सही बात करना। मेरी भी सही बात जो आपसे कर रहा हूँ, हो सकता कईयों को लगे बड़ा तकलीफ हो, लेकिन जब तक सही बात नहीं करेंगे तब तक आप रास्ता नहीं निकलेगा, क्योर नहीं होगा। आप दलितों के नेता हैं, इसलिए मैं बार बार इन पर ज़्यादा बात कर रही हूँ। आज बड़ा चैलेंज दलितों के लिए क्या है अपने देश में? डिग्निटी, एजुकेशन या नहीं? एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा चैलेंज। एम्प्लॉयमेंट के थ्रू एम्पावरमेंट हुआ है। एजुकेशन तो ले लिया है, एजुकेशन अच्छी खासी आ गई है, लेकिन अब ठीक है, दो तरीके से जब प्राइवेटाइजेशन हुआ एजुकेशन में तो वहाँ से तो मात मिल रही। नौकरी क्योंकि देखिए ये व्यापारी है नहीं, जमींदार है नहीं, तो अब क्या इनके सामने एक नौकरी रह जाती है। तो उसको सिस्टमेटिकली आरएसएस बीजेपी ने डिस्ट्रॉय किया। यही सबसे बड़ा पॉइंट था हमारे इनके डिस्टेंस होने का, कि सिस्टमेटिकली ख़त्म करना चाहते हैं कि दलित के अंदर सोच पैदा न रहे, मार दिया जाए इनको। अच्छा, जो पढ़ा लिखा है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, उसकी सोच विकसित होती है, एक विजन विकसित होता डिफरेंस है। और फिर वो पूरे समाज का चौधरी है। देखिए जाटों में भी और दूसरे जातियों में पुश्तैनी चौधरी होते हैं। दलित समाज में सबसे अच्छा ही बात है कि जो पढ़ा लिखा है वो एक तरह से चौधरपन उसके पास है। मान लीजिए कोई एक कर्मचारी है, आजमगढ़ का है, सेलेक्ट होकर के उसकी पोस्टिंग दिल्ली में, जब भी 6 महीने 1 साल में जाएगा तो पूरे गांव को प्रभावित करेगा और यहीं से फ़ोन कर देगा वोट, जब चुनाव आएगा कि किसको वोट देना, तो प्रभावित करता। इससे वो डरते हैं। इसलिए दलित समाज बाई एंड लार्ज आरएसएस बीजेपी के खिलाफ है, वो इसके खिलाफ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जाति व्यवस्था बनी रहे। जाति व्यवस्था बनी रहे तो उसमें चाहे सिख हों, चाहे माइनॉरिटी ईसाई हों, चाहे क्रिश्चियन हों। क्रिश्चियन के ऊपर बहुत हमला हो रहा, पीट रहे, बिना जबरदस्ती मारते हैं उनको, प्रेयर करते रहते, धर से मारते हैं और जेल में बंद कर देते। अरे धर्मांतरण कर रहा, मैं खुद जानता हूँ इन चीज़ों को। वो एक
कास्ट हेजोमनी होना चाहिए। गुरु नानक जी का जो एक रिवॉल्यूशन था, वो रिवॉल्यूशन सफल हुआ। सारे रिवॉल्यूशन तो नहीं सफल हुए, बहुत सारे फेल हो गए हैं, लेकिन वो भी इनको बहुत तकलीफ होता। उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया था, आर्य समाज लॉन्च किया था। वो एक ब्राह्मण आदमी था, वहाँ का, गुजरात का था, तो दयानंद, उसकी कास्ट त्रिपाठी या कुछ और थी, तिवारी वगैरह कुछ था। तो सिखिज्म बढ़ता चला जा रहा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारा चीज। तो आर्य समाज को खड़ा करके फिर सिखिज्म को रोका। उन्होंने देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिखिज्म हो गया होता। मूल शंकर तिवारी था उसका नाम, बाद में उसको दयानंद सरस्वती कहने लगे। पता नहीं किस बात का दयानंद सरस्वती था। ये जो बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, उसे हम पॉलिटिकल टूल बना लेते हैं, ये हमारे सोशल हार्मनी के लिए कितना घातक है पॉलिटिकल टूल बनाना? इसे घातक, इसको पॉलिटिकल टूल नहीं बनाना चाहिए। देखिए, जो बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन होता है उसमें हमारे लोगों की भी सहमति होती है। 100-200 रुपया लेकर के बॉर्डर क्रॉस कराते हैं बांग्लादेश में, सब पता है। वहाँ मतलब यहाँ तो एक बात है कि 100 करोड़ का नुकसान हो जाए, अगर 500 रुपया ब्राइब दे दीजिए तो जो गेट कीपर होगा, चौकीदार होगा, कहेगा ठीक है कर लीजिए, जाके उसका नष्ट कर लीजिए। ये एनआरसी की और एसआईआर सर की बहुत चर्चा हुई बीते दिनों, तो बंगाल में इन मुद्दों को उठाना ये गवर्नेंस का सवाल होगा या फिर वोट पॉलिटिक्स? गवर्नेंस का सवाल होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गवर्नेंस का सवाल तो है ही नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स है। अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और ये 4-5 कंट्रीज से सिख और हिंदू आए तो उनको सिटीजनशिप मिल सकती है, और मुस्लिम आए तो नहीं हो सकता। तो पोलराइजेशन। ये मतुआ समाज और दलित कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं, उन्हें क्या सच में एड्रेस किया जा रहा है? मौजूदा सरकार का तो हाल आपने बताया। समाज को और नामशूद्र, ये बेसिकली बंगाल से आया और जगह जगह पर इनको बसाया गया और गलतियां हुई हैं, और इनको कास्ट सर्टिफिकेट में और वोटर अधिकार, और यही गलती जब पाकिस्तान से लोग आए थे इधर जम्मू एंड ऑल इस एरिया में, तो उनको भी वोटिंग राइट नहीं मिली थी। अब तो कुछ गलतियां तो जरूर हुई हैं। तो मतुआ समाज को ये लगता है कि उनका अगर डिटेल पीछे का मांगा जाएगा तो नहीं दे पाएंगे, तो उनको बांग्लादेश भेजा जा सकता है। एक भय पैदा तो हो गया, डर तो पैदा हो गया। अच्छा, बंगाल पॉलिटिक्स का नेशनल पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, ऐसा है कि होता है। पिछले बार जब टीएमसी जीती थी, उम्मीद ना होने के बावजूद, तो लोगों को लगा था कि इस बार बीजेपी सरकार बना ले जाएगी, तो लोगों में एक आशा पैदा हुई थी पूरे देश में कि इनको हराया जा सकता है। यानी बीजेपी माइंडेड कुछ लोग भी बड़े खुश थे, जो डेमोक्रेटिक माइंड के लोग हैं, कि हाँ, मतलब है कि ये अजेय नहीं है। लेकिन अब बाद में मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सेलेक्टिवली ये छोड़ देंगे, अपने खुद ही हार जाएंगे। बाकी पूरे देश में जिस रास्ते से चल रहे हैं, जहाँ चाहेंगे जिसको हरा देंगे। ईवीएम है, एसआईआर है, और मतलब अब तो दूसरा एक है कि 5 बजे वोटिंग के बाद में वोटिंग परसेंटेज 8% तक बढ़ रही है। कहाँ से बढ़ रही है? तो वोट डलवा दें। अभी पोस्टल बैलेट से बिहार में इंडिया गठबंधन बहुत आगे था। तो हर जगह पोस्टल बैलेट में इंडिया गठबंधन आगे होता है, जहां ईवीएम खुलती है वहां पीछे हो जाता है। अच्छा, पोलराइजेशन का आप लगातार जिक्र कर रहे थे, मीडिया का रोल कैसा देखते हैं? मीडिया का रोल तो इतना घटिया हो सकता है जितना कहीं हो नहीं सकता। बीजेपी कहती है कि 60% डिग्री पर लेट जाओ, ये तो और नीचे लेट जाते हैं। ये तो दलाल हैं बेसिकली, इंसान नहीं। मैं कहूँगा कि अपना पेट पालने के लिए, अरे कहीं और पेट पाल लो भाई जा कर के। यानी जिस तरह से झूठा, आज सुबह तमाम हमें कॉल आए
फ़ोनों के लिए, तो फ़ोनों पर मैं नहीं आया, तो कहा आप फ़ोनों लेना बंद किए। हम कहा क्या करें। वो जब फ़ोनों पर आते एक तो एंकर ज़्यादा दे बोलता है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा सवाल जब हम जवाब देने लगे तो कट करके फिर विपक्ष को दे दिया जाता। तो मेरा व्यू पॉइंट जाता ही नहीं, तो क्या फ़ोनों पर क्यों आऊँ। बाकी डिबेट पर तो हम जाते ही नहीं, 2 साल 2.5 साल हो गया। सुबह शाम जो भी है आता है तो बाइट दे देता हूँ। इसलिए डिबेट में क्या एक कितनी बेईमानी है। एक बैठा दे, एक तो एंकर है जो सुपर स्पोक्समैन को होता है बीजेपी का, दूसरा एक एनालिसिस्ट होता है वो भी बीजेपी आरएसएस का होता, तीसरा एक स्पोक्स पर्सन होता, 3 into 1, और एक को दबा लेते हैं, बोलने नहीं देते थे। कोई डिबेट है। बस मेरे 2 सवाल और हैं उदित जी। व्हाट गिव्स यू होप डिस्पाइट द चैलेंजेस फेसिंग इंडिया टुडे? सी व्हाट हैपेंड दैट वर्तमान में जीना चाहिए। मैं इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करता हूँ कि कम व्हाट इट मे बी, और आदमी को अपनी ऊर्जा अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए, जो कि यहाँ है नहीं। मैं वो एक एग्जांपल के द्वारा, जब मैं 10th क्लास में था तो मेरी माँ कहती थी कि बेटा पास हो जाएगा तो फिर कथा सुनेंगे, या कह देते थे कि अच्छा जा रहे हो रास्ते में बतासा खरीद करके हनुमान को चढ़ा देना। अब मैं सोचता हूँ कि हम जितना इनसिक्योरिटी से, जितना मजबूती से पढ़ाई करते नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अपनी ताकत दे दी हनुमान जी को, क्या वो पास कराएंगे। तो इस देश में आदमी को ये लगता है कि जो तकदीर है, किस्मत है, अपने आप ही होगा, उसमें हमारे आप से करने से कुछ नहीं हो सकता। तो व्हाट हैपेंड, देश शुड, हमारे देश में कि इंसान ही कुछ कर सकता है। इंसान ही अपनी सोच के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर बेहतर हो सकता है, बुरा हो सकता है। न नीचे है कोई, न ऊपर है, न कोई अगल है, न बगल है। लेकिन यहाँ तो यही है। अब क्या है, प्रयागराज में पिछले वर्ष कुंभ मेला हुआ, 65 करोड़ 60 करोड़ लोग पहुंच गए। किस ले गए? डुबकी लगाने। नहीं गए बेटा पैदा हो जाए, हमारा पाप धुल जाएगा, तमन्ना के साथ, और हमारा फ्यूचर ठीक रहेगा, अगला जन्म हमारा ठीक रहेगा। मैं वहां का हूं इसलिए मैं करूं। उस समय लोगों से पूछिए जा क्यों नहीं रहे, तो फिर वो जाओ कोई बात नहीं, फिर अपनी शक्ति जो अपने अंदर ऊर्जा है, अपनी शक्ति है, वो उसका तो उपयोग करेगा नहीं, उसको डेवलप नहीं, कल्टिवेट ही नहीं करेगा। वो भगवान के भरोसे बैठेगा। दैट्स व्हाट आई एम, फेटलिस्ट कंट्री। अच्छा, जो लोग बोलने से डरते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अब बेशक वो नेता हो या बेशक वो जनमानस हो, जैसे कि आप कह रहे हैं, एक नेता की या एक सरकार की पूरी जिम्मेदारी नहीं है, आम जनता की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, बेशक वोकल होना हो या फिर कुछ कदम उठाने हो। तो उन लोगों को आपका क्या मैसेज है? पूरा मनुष्य नहीं है, पूरे इंसान नहीं, आधा इंसान है। देखिए ऐसा होता है, सेल्स की रीस्ट्रक्चरिंग हमारी आपकी जीवन, मरने के बाद कुछ नहीं होता, पैदा होने के बाद भी कुछ नहीं होता। एक जीवन मिला है, वो भी आप न जी सके, दबाव में जिए, लोभ लालच में जिए, क्लिंगिंग करके जिए। इससे क्या होता है, इंडियंस का जो हैप्पीनेस इंडेक्स नीचे क्यों है, कभी आपने सोचा? जैसे जितने आदमी बुढ़ापा होता जाता है, उतनी ज्यादा वो फिक्रमंद हो जाता है। फिक्रमंद किस लिए होता है? उसने संपत्ति बना रखी होती है, उसके नाती पोते होते हैं, उसका बैंक बैलेंस होता है, वो इसीलिए वो मौत से डरता है, रिस्क से डरता है। ये अगर इस पर क्लिंगिंग न करके अपना जीवन जीना चाहेगा कि जो वो है, नोबडी इज आइडेंटिकल टू अदर्स, जो है वो ऐसा जीना चाहेगा, तो अपनी बात रखेगा, वो दबाएगा नहीं, डरेगा भी नहीं, डरेगा बेशक वो मोदी जी के आगे ना, कोई डरेगा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। मौत उसे नहीं डरवा सकती है, मौत उसी को डराती है। मुझे तो मौत नहीं डराती, मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए यहाँ क्रांतियां कभी नहीं हुई, इस देश में कभी क्रांति नहीं हुई, मालूम है आपको? फ्रांस में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई, ब्लड रिवोल्यूशन हुए हैं, लाखों लाख को मार दिया, सत्ता हुआ। यहाँ नहीं, यहाँ मतलब है कि जैसे आक्रांता जब आए तो राजा लड़ता था, जनता से कोई लेना देना नहीं रहता था। उसके तो जो तकदीर में है, जो मिला है, वो भाई हो, जनता नहीं लड़ी कभी। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही डॉक्टर उदित जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर टाइम।